15 फरवरी 2013 को रूस में चेल्सियाबिंस्क के ऊपर एफिल टावर से एक भारी एस्टेरॉयड वातावरण में घुस आया और जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर फट पड़ा। यह भीषण घटना सूर्य से भी ज्यादा चमकीली थी, लेकिन यह सब हवा में इतना ऊपर हुआ कि धमाके के 90 सेकंड तक इसकी आवाज नहीं सुनाई दी और इस कारण तबाही और भी ज्यादा हुई। ये वीडियो आपने देखा कि लोग कह रहे हैं देखो देखो वो क्या है, वो आकाश में धुएं की लकीर, ओ ये तो अद्भुत है। और फिर आप जैसे ही सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, एक शॉक वेव आकर खिड़कियों को तोड़ देती है। हजारों लोगों के चेहरों और आंखों में कांच के टुकड़े घुस जाते हैं क्योंकि वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। शॉक वेव ने हजारों इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया और 1500 लोगों को घायल भी कर दिया। चेल्सियाबिंस्क की घटना एक तरह से शर्मनाक भी है क्योंकि उसी दिन वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरेगा और उनकी यह बात बिल्कुल सही निकली। चेल्सियाबिंस्क की घटना के 16 घंटे बाद एक उसी आकार का ड्यूएन नामक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह के 27,000 किलोमीटर के दायरे में आ गया और ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में मौजूद उपग्रहों से भी करीब है। लेकिन जहां उन्होंने इस करीबी पहुंच की सटीक भविष्यवाणी की थी, वहीं वे रूस के ऊपर फटने वाले उस दूसरे एस्टेरॉयड को भांपना एकदम चूक गए थे। लेकिन ये सच बात है कि ये ऐसा हमेशा होता है। असल में हम एस्टेरॉयड के टकराने से पहले उनका पता लगाने में इतने सक्षम नहीं हैं। 1988 से अब तक 1200 से भी अधिक एस्टेरॉयड जो 1 मीटर से बड़े थे पृथ्वी से टकरा चुके हैं और टक्कर से पहले हम उनमें से केवल 5 को भांप पाए थे और चेतावनी भी केवल 1 दिन पहले दी गई। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और दुनिया भर में इतने दूरबीन लगी हुई हैं, कुछ तो अंतरिक्ष में भी हैं, लेकिन फिर भी हम इन खतरनाक एस्टेरॉयड्स को टकराने से पहले पता लगाने में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि एक विशाल एस्टेरॉयड हमसे टकराएगा और पृथ्वी पर अधिकांश जीवन का सफाया कर देगा, और यदि हमने उसे आते हुए देख लिया तो फिर हम क्या कर पाएंगे? एस्टेरॉयड उस मलबे से बने हैं जो हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय बच गया था। 4.5 अरब साल पहले चट्टानों और धूल के मिश्रण से पिघले हुए प्रोटोप्लैनेट्स यानी ग्रह बने। भारी मेटल तत्व जैसे कि लोहा, निकल और इरिडियम इनके गर्भ में धंस गए और हल्के सिलिकेट खनिज सतह पर आ गए। इनमें से कुछ प्रोटो ग्रह उन ग्रहों में विकसित हो गए जिन्हें आज हम जानते हैं, लेकिन दूसरे बहुत से एक दूसरे से टकराकर चकनाचूर हो गए। इनके टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करते रहे और एक दूसरे से टकराते रहे, जिससे इनके और भी छोटे टुकड़े हो गए और ये एस्टेरॉयड्स बन गए। इसी वजह से इनमें से कुछ चट्टानों, पत्थरों और कंकड़ों के मलबे से बने हैं और इन्हें रबल पाइल्स कहा जाता है, और बाकी उन प्लैनेट्स के टुकड़ों के गर्भ से बने हैं और इसीलिए धातु के हैं। ये एक लोहे का उल्का पिंड है और पक्के तौर पर कोर का एक टुकड़ा है किसी ग्रह जैसी चीज का, जो मूल रूप से एक नन्हा ग्रह रहा होगा और जो 4.5 अरब साल पहले बना था और बिखर गया, इसीलिए कोर का मटेरियल बाहर आ गया। फिर ये चीज किसी एस्टेरॉयड से टकरा कर टूट गई होगी। आप कभी इससे ज्यादा पुरानी चीज नहीं देखेंगे। अधिकतर एस्टेरॉयड्स की कक्षाएं स्थित होती हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में होती हैं, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब आ गए हैं। इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है और इन्हीं में हमारी रुचि है क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हैं। अपनी पिछली किताब में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक एस्टेरॉयड की टक्कर पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन एस्टेरॉयड्स को ढूंढना कई वजहों से मुश्किल भी है। अधिकांश को पृथ्वी पर आधारित टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, इसीलिए लोग क्रम से कई तस्वीरें लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, और आप इसमें एक चलते हुए बिंदु को देखने की कोशिश करते हैं। और ये इसलिए चलता है क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है, जबकि बहुत दूर की चीजें जैसे सितारे और आकाशगंगाएं नहीं चल रही होती। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एस्टेरॉयड बहुत बड़े नहीं होते हैं। वे आकार में कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक ही होते हैं और अंतरिक्ष के असीम फैलाव में इन जैसी चट्टानें समुद्र में कंकड़ के जैसी होती हैं। लेकिन छोटे पत्थर भी हानिकारक हो सकते हैं
चेल्याबिंस्क उल्का केवल करीबन 20 मीटर व्यास का था, जो 2 स्कूल बसों जितना चौड़ा होता है। इसके अलावा एस्टेरॉयड खुरदरे और गहरे रंग के होते हैं। वे खुद पर पड़ने वाली केवल 15% लाइट ही रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हें देखने का हमारा सबसे अच्छा मौका तब होता है जब वे पूरी तरह से सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। और यही कारण है कि 85% से अधिक पृथ्वी के निकट वाले जिन एस्टेरॉयड को हम देख पाए हैं, वे आकाश में 45 डिग्री पर सीधे सूर्य के विपरीत पाए गए हैं। इसे विपक्षी प्रभाव कहा जाता है, और इसका मतलब है कि अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, उससे ज्यादा पृथ्वी के निकट वाले खतरनाक एस्टेरॉयड मौजूद हो सकते हैं। कोई भी एस्टेरॉयड जो सूर्य की दिशा से आ रहा है, उसे देख पाना मुश्किल है, और चेल्याबिंस्क के मामले में भी असल में यही हुआ था। अब तक हम करोड़ों एस्टेरॉयड का पता लगाकर उन्हें सूचीबद्ध कर चुके हैं, जिनमें से अधिकांश मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में हैं। लेकिन पृथ्वी के निकट वाले 24,000 ऑब्जेक्ट हैं, और इन्हीं पर हमें विशेष रूप से नजर रखनी होगी, क्योंकि यदि आप एस्टेरॉयड का पता लगा भी लेते हैं तो यह बताना मुश्किल है कि यह पृथ्वी से टकराएगा या फिर नहीं। तो यदि आपने अभी अभी एक ऑब्जेक्ट की खोज की है तो आपके पास केवल कुछ ही दिनों का डाटा है, तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि हम मूवमेंट के छोटे से आर्क के द्वारा बहुत दूर भविष्य में इसकी दिशा जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको कई सालों तक ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। लेकिन यदि आपने एस्टेरॉयड का सटीक अवलोकन कर भी लिया है, तब भी आप एक सीमा तक की दूरी की ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये कुछ प्रभावों के कारण है, जिनमें से एक ये है कि ये सूर्य की परिक्रमा बिना किसी और दबाव के नहीं कर रहे हैं। सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण है, और ये सभी पृथ्वी के निकट वाले एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींच रहे हैं, जिससे इनका रास्ता बहुत कुछ बदल जाता है। तो एक डायनेमिक केओस नाम की चीज होती है, जिसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय के बाद आप ये नहीं बता सकते कि एस्टेरॉयड अब किधर जाएगा। व्यवहारिक तौर पर इसका अर्थ ये हुआ कि हम 100 साल से ज्यादा आगे तक का काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप किसी बॉडी की दिशा के बारे में ज्यादा से ज्यादा 100 साल आगे तक का बता सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हमें पक्का मालूम है कि अगर कोई आके टकराता है तो भयानक परिणाम होंगे। ये एरिजोना में स्थित बेरिंजर क्रेटर है। ये एक माइनिंग इंजीनियर डैनियल बेरिंजर के नाम पर है, जो ये सुझाव देने वाला पहला व्यक्ति था कि ये एक उल्कापिंड के गिरने से बना है। 1950 तक भी यही विचार प्रचलन में था कि ये एक ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बना है, लेकिन बेरिंजर को यकीन था कि ये साइट लोहे के एक उल्कापिंड के प्रभाव का नतीजा है। इसलिए 1903 में उन्होंने यहां खनन का अधिकार प्राप्त किया और धातु के उल्कापिंड को निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। उनका मानना था कि उसकी कीमत 1903 के $1 अरब से अधिक है। हाँ, तो लोग पैसों के पीछे थे। उन्होंने सोचा, अरे हम कुछ लोहा मुफ्त में पा सकते हैं। बात तो बस यही थी, इसलिए उन्होंने गड्ढे के तल में ड्रिल करना शुरू कर दिया और उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर उन्होंने दूसरी जगह खोजपूर्ण ड्रिल करना शुरू कर दिया, और ये वर्षों और दशकों तक चलता रहा। उन्होंने तिरछा ड्रिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी ने कहा कि शायद ये एंगल बनाकर अंदर घुसा होगा, और शायद लोहा बीच में नहीं है बल्कि इसकी दीवार के नीचे है। तो वो यहाँ ड्रिल करने लगा। आप वहां जाएंगे तो ड्रिल के निशान दिखेंगे। उसने ड्रिल की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो वो ये नहीं समझ पाया कि जब बहुत तेज गति से आई हुई चीज टकराती है तो ये दीवार में पत्थर मारने जैसा नहीं है, जिससे कि वो वहां छेद करके घुस जाए या फिर वो बाउंस हो जाए। ये विस्फोटक होता है, एकदम विस्फोटक। इसीलिए उस प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक ऊर्जा लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो खुद ही भाप में वाष्पित हो जाता है और गैस बन जाता है। और वो गैस अत्यधिक गर्म होती है और अत्यधिक हाई प्रेशर में होती है, जिससे एक विस्फोट होता है और गड्ढा बन जाता है। इससे प्रोजेक्टाइल पूरी तरह खत्म हो जाता है, लेकिन छोटे टुकड़े बच सकते हैं। लेकिन उसकी 50 मीटर की बॉडी खत्म हो जाती है। बेरिंजर वो चीज ढूंढ रहा था जो थी ही नहीं। वो 27 सालों तक खुदाई करता रहा और 400 मीटर की गहराई तक ड्रिल कर दिया, लेकिन वो जो ढूंढ रहा था वो तो 50,000 साल पहले ही टक्कर के प्रभाव से भाप बन चुका था। ये एस्टेरॉयड 50 मीटर का था, जो चेल्याबिंस्क की तुलना में बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, और इसने 10 मेगाटन के बराबर की ऊर्जा छोड़ी, जो कि हिरोशिमा पर गिरे बम की ऊर्जा का करीब 600 गुना है। इसलिए उल्कापिंड प्रभाव से सबसे मिलती जुलती चीज होती है एक बड़ा परमाणु विस्फोट। ये एक टी-रेक्स की खोपड़ी का वास्तविक आकार है। मैंने सोचा
ये एक मजेदार चीज है, तो मैंने टीरेक्स खरीद लिया। डायनासोरों का सफाया हुआ था एक 10 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड से, जो लगभग 65 मिलियन साल पहले टकराया था। तो अगर ये कुछ किलोमीटर के आकार से भी बड़ा हो जाता है तो इसकी टक्कर से इतनी ऊर्जा निकलती है कि पूरे विश्व को प्रभावित करती है। ये असल में ढेर सारा मलबा उगलकर ऑर्बिट से नीचे की ट्रेजेक्टरी में फेंक देता है। ये सेक्टर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है और फिर हर तरफ गिरने लगता है, यहां तक कि टक्कर के स्थल से पृथ्वी की दूसरी तरफ भी पहुंच जाता है। और इसका मतलब ये है कि पूरे आसमान में रोशनी फैल जाती है और हर इंच में उल्कापिंड होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा जब नीले आसमान वाला एक सुंदर दिन अचानक धधकता हुआ लाल चमकीला बन जाए। ये एक टोस्टर ओवन में रहने जैसा होगा। तो वास्तविक टक्कर की साइट के पास प्रारंभिक विस्फोट के अलावा इस टक्कर का सबसे पहला प्रभाव ये था कि आसमान तपिश का एक स्रोत बन गया जो जमीन पर मौजूद सभी को भूनने लग गया। तो ये सभी प्राणी जिंदा भुने गए जब वे टहल रहे थे। केवल उन्हीं जानवरों को बचने का मौका मिला जो जमीन के नीचे सुरंग में रहते थे या शायद पानी में, और फिर वो लौटे और धरती पर राज करने लगे, क्योंकि अब डायनासोर जैसी बड़ी बाधा नहीं बची थी। ये बताइए कि इस बात की क्या संभावना है कि पृथ्वी पर एक और 10 किलोमीटर या उससे बड़ा एस्टेरॉयड आकर टकरा जाए? अगर ये माने कि आप 100 साल तक जिएंगे तो आपके जीवन काल में केटी विलुप्ति घटना जैसी 10 किलोमीटर का इम्पैक्टर लगभग 10 करोड़ साल में एक बार आता है। इसका मतलब इसके एक साल में होने की संभावना 10 करोड़ में से एक है, अर्थात आपके एक 10 किलोमीटर के प्रभाव से मरने का चांस है 10 करोड़ में से एक। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि 10 किलोमीटर का ऐसा कोई पिंड नहीं है जो अगले 100 साल तक पृथ्वी के रास्ते में आ रहा हो, इसलिए आपके उससे मारे जाने का चांस 0 है। तो उस चांस को 10 करोड़ में 1 से कम कर 0 पर ले जाने का काम किया जा चुका है। तो अच्छी खबर यह है कि हमारे जीवन काल में डायनासोर की विलुप्ति जैसी कोई घटना नहीं होने वाली। लेकिन छोटे आकार के तो कई गुना एस्टेरॉयड वहां पर मौजूद हैं। 10 किलोमीटर के प्रत्येक एस्टेरॉयड के लिए लगभग 1001 किलोमीटर के एस्टेरॉयड मौजूद हैं और वे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। 1 या 2 किलोमीटर का एस्टेरॉयड भी लोकल लेवल पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के मिट जाने के बजाय फ्रांस या जर्मनी जैसे कुछ यूरोपीय देश खत्म हो सकते हैं। वैसे ये दोनों ही मेरे पसंदीदा है, तो उन दोनों देशों का नामो निशान मिट जाएगा 1 या 2 किलोमीटर बड़े पत्थर के टकराने से। क्या हम उन सभी 1 से 2 किलोमीटर बड़े सत्वों के बारे में जानते हैं जो हमसे टकरा सकते हैं? हमारा मानना है कि लगभग 90% को हम जानते हैं। शायद ऐसे 98% तत्वों को पहचान लिया गया है और हमें उनके ऑर्बिट्स मालूम है, और हम अगले 10 वर्ष तक की भविष्यवाणियां ठीक ठाक कर सकते हैं कि वे कहाँ होंगे। इसलिए अभी तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन उन पिंडों का क्या जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है उनका क्या करेंगे जो 800 मीटर की दूरी पर है? वो भी टकराते हैं तो भयानक अंजाम होगा। और एस्टेरॉयड से सबसे बड़ा खतरा शायद इसी मामले में बना हुआ है। कुछ 100 मीटर के आकार का पिंड भी एक बड़े शहर को ध्वस्त करने के लिए काफी होता है, लेकिन वो छोटे इतने हैं कि हम अभी तक सभी को देख नहीं पाए हैं। बहुत से 100 मीटर बड़े प्रोजेक्टाइल हमारी पकड़ से बचे हुए हैं और वे इतने बड़े तो हैं कि पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकते हैं। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे किस जगह गिरते हैं। क्या ये एक शहर को भी नष्ट कर सकता है? हाँ, ये शहर की इमारतों को ध्वस्त कर सकता है। ये पूरे शहर में आग लगा सकता है, और अगर ये जमीन से टकराता है तो मलबा बाहर फेंकेगा जो वापस नीचे गिरेगा और मलबे की बारिश कर देगा। वो बहुत तेज गति से गिरेगा जो अपने चारों ओर 100 किलोमीटर के जोन में तबाही मचा देगा। और ये कल भी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। अगर हमने किसी बड़े पिंड को आते देख लिया तो हमारा सबसे अच्छा दाव क्या हो सकता है? मेरा मतलब है कि क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? क्या करेंगे हम इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो हम कर सकते हैं। मैं एक समिति में था 10 साल पहले जो इस बात पर मंथन कर रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। एक विकल्प यह था कि उसे बम से उड़ाने की कोशिश की जाए। ये कोई सामान्य बात है। हम नहीं जानते कि ये काम कैसे करेगा। अगर आप उस तक पहुंच भी जाएं और उसे विस्फोट से उड़ा भी दें सतह के ऊपर या नीचे से, तब भी ये साफ नहीं कि आगे क्या करना है, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि अगर आप एस्टेरॉयड को बम से उड़ाते हैं
तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और वो बाहर की तरफ फैलने लगते हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं उड़ते। इस कारण गुरुत्वाकर्षण उन्हें फिर से खींच लेता है, जिससे वे एक मलबे के गोले के रूप में पुनर्गठित हो जाते हैं। अगर वो पहले से ही एक मलबे का गोला नहीं था तो शायद पिछली घटनाओं के कारण भी हो सकता है। तो मलबे के ढेर को उड़ाने के बारे में हम वास्तव में ज्यादा नहीं जानते। दूसरा आइडिया यह है कि आप एस्टेरॉयड को रॉकेट के साथ अटैच कर सकते हैं। इससे आप उसे बस थोड़ा साइड में धकेलने का प्रयास करें। ये बम से उड़ाने से तो अच्छा है। तो इसे होले होले एक तरफ धकेलते हैं ताकि ये रास्ता बदल ले और पृथ्वी से ना टकराए। लेकिन समस्या ये है कि जब आप इसका गणित देखेंगे तो हमारे पास एक भी ऐसा रॉकेट नहीं जो इसे पर्याप्त दूरी तक धकेल सके। आपको रॉकेट्स को सतह से बांधना होगा, जो हमें नहीं मालूम कि कैसे होगा। याद रखिए, ये बॉडी सदियों से घूम रही है और हमें इसकी गति को बदलना है। इसलिए बम भूल जाइए, रॉकेट लगाना भूल जाइए। इसकी सतह को मिटाने का सोचते हैं तो असल में इस प्रक्रिया में आप एक लेजर द्वारा सतह को पिघला सकते हैं। हमारे पास इतनी शक्तिशाली कोई लेजर नहीं है और शायद हम इतनी पावरफुल लेजर बना भी नहीं सकते कि पृथ्वी से ही इस काम को अंजाम दे सकें। एक और आइडिया है कि एस्टेरॉयड को कुकिंग फॉइल में लपेटने का। एल्यूमिनियम कुकिंग फॉइल ही अच्छा है, ये अच्छा हो सकता है और शायद सबसे अच्छा। लेकिन असल में ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कैसे करना है। हमारे पास इतनी मात्रा में कुकिंग फॉइल लॉन्च करने का कोई तरीका नहीं है जो एक एस्टेरॉयड को लपेट सके और उसके विकिरण गुण बदल सके। यही इसको धकेल सकता है। तो सच बात यह है कि अब हमारे पास 1-1 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड को मोड़ने का कोई तरीका नहीं है। ये एक देश को भी तबाह कर सकता है। हाँ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और 10 किलोमीटर वाले को? 10 किलोमीटर वाला तो 1000 गुना अधिक निराशाजनक है। इसीलिए जब हम ये डिस्कस करते हैं तब तो हमारे पास बड़ी बड़ी बातें होती है। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी काम नहीं करता। बुनियादी बात पर आए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि एस्टेरॉयड गिरेगा कहाँ, मतलब किस शहर में विस्फोट करेगा। हम वो शहर खाली करवा लेंगे। और फिर हमने देखा है शहर खाली करवाने का इतिहास, और हमने उन मामलों को भी देखा है जिनमें आपको 1 हफ्ते की चेतावनी मिलती है कि जिसके बाद एक हरिकेन सिस्टम से बाढ़ आने वाली है जो शहर को डुबो देगी। लेकिन खाली करवाने का प्लान भी सफल नहीं होता और इसका कारण एकदम सीधा है। देखा जाए तो एक शहर में इतने फ्रीवे नहीं होते। जब लाखों लोग फ्रीवे पर से निकलने की कोशिश करते हैं तो उसमें से एक भी कार खराब हो जाए तो पूरा फ्रीवे ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए एकदम से लाखों लोग खतरे के जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि सारे रास्ते तुरंत जाम हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शहर तो खाली करना ही है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि सभी व्यवहारिक लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं, चलिए सर्वेक्षण करते हैं, आइए दूरबीन बनाते हैं, चलिए इस दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। एस्टेरॉयड के खतरों को समझने की दिशा में ये एक बड़ा योगदान होगा। और फिर जब हमें कोई ऐसी चीज दिखती है जो विशेष रूप से खतरनाक लग रही हो तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं, हम उस पर अपना सब कुछ केंद्रित कर सकते हैं और हम गंभीरता से सोचना शुरू कर सकते हैं काफी प्रेरणा के साथ कि उसे मोड़ने के तरीके क्या है।